मेरे सर बाजार की सबसे बड़ी चिंता क्या है? मेरे ख्याल से बाजार एक करेक्शन का करेक्शन हो रहा है, मैं कहूँगा। अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ 2022 देखें तो नैरेटिव ये बन रही थी कि यूएस ने जिस तरह से इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग की है, फेडरल रिजर्व ने 0 पर ऑलमोस्ट 0.5% से 4.5% फेड रेट कर दिया, बहुत ही शार्प तरीके से। दिस इज वन ऑफ द शार्पेस्ट टाइटनिंग्स दैट द फेडरल रिजर्व हैज डन सिंस द 1970s। तो इतने कम समय में 4.5% इंटरेस्ट रेट्स को कर देना, ये बहुत ही एक कड़ा रवैया अपनाया था फेड ने। तो ये फीलिंग हो रही थी कि फेड ने जिस तरह से रवैया अपनाया है तो ग्रोथ बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाएगी यूएस की ग्लोबल इकोनॉमी की, और इन्फ्लेशन जो है वो जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और आया भी। अगर देखें तो जून में इन्फ्लेशन की दर जो थी वो 9.5% थी, और दिसंबर जनवरी तक देखें तो वो करीबन 4% 6% के आजू बाजू आ गई। तो इम्पैक्ट तो आया इन्फ्लेशन का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जनवरी फरवरी में यूएस इकोनॉमी के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है और वो एलिवेटेड रह रहा है, स्टिकी रह रहा है। तो इतनी जल्दी शायद नीचे नहीं आ रहा। और सेकंड, जॉब मार्केट वहां पे बहुत ही तेज है। माने जॉब ओपनिंग्स अगर देखें और सर्विसेज सेक्टर जिस तरह से ग्रो कर रही है, तो वो अभी भी ग्रोथ कम नहीं हुआ। तो जो 3 महीने पहले जो व्यू था कि ग्रोथ कम हो गई है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, अब धीरे वापस वो डर फैल रहा है कि इन्फ्लेशन शायद ज़्यादा लंबी चलेगी और शायद और कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा फेड को। और लास्ट हम वीक में जो फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद जो टाइटनिंग वाला जो स्टांस है, कड़ा रवैया है ब्याज दर बढ़ाने का, वो शायद वो और टाइटन कर सकते हैं। तो ये एक भाई बड़ा कंसर्न बन रहा है मार्केट में। तो जो इनिशियल यूफोरिया था कि भाई वर्स्ट इज ओवर और बैक टू ग्रोथ और शायद रिसेशन यूएस में हो ही भी नहीं, एक व्यू ये भी बन रहा था, वो अभी वापस भई आ रहा है कि नहीं, शायद रिसेशन हो सकती है 1-2 क्वार्टर के लिए, और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो, सॉफ्ट लैंडिंग शायद ना हो। दिलचस्प बात ये है सर कि दिसंबर तक ये मतलब कम होने छोड़ो, कट की बातें होने लगी थी कि सेकंड हाफ में हो सकता है कट शुरू कर दें, इलेक्शन भी है, तरह तरह की बातें हो रही थी। अब जेमी डायमंड साहब, जेपी मॉर्गन, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसके सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सॉरी के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन फेड का कंट्रोल नहीं है इन्फ्लेशन में। ये बात उन्होंने कही। मुझे ये बताइए कि इतना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इतना ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, 15-15 दिन में भी आपके व्यू बदल रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, इकोनॉमिक्स हमें लगता है बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे नंबर्स हैं, इसलिए साइंस है, लेकिन ये साइंस नहीं है फुल्ली, ये आर्ट भी है। क्या बात है सर। तो सेंट्रल बैंकर्स बार बार गलत हुए हैं और दे ट्राई देयर बेस्ट, बट अल्टीमेटली ये जो इकोनॉमिक्स है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। सो जैसे इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स आते हैं वैसे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट रिएक्ट करती है और प्ले एज यू गो। तो आपके हिसाब से टॉप कंसर्न है कि जो ये रेट बढ़ने का डर बना हुआ है कि आधा % बढ़ा, अब तो आधे की बात होने लगी कि 22 मार्च वाली जो बैठक हुई उसमें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न है और इसकी वजह से हम भी डरे हुए हैं। बिल्कुल। और आरबीआई ने भी जो जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमने मिनट्स देखी, वो मिनट से भी ऐसा लग रहा है कि आरबीआई भी अभी श्योर नहीं है कि इन्फ्लेशन इंडिया में भी कंट्रोल में है। तो आरबीआई का भी जो रवैया है वो शायद अभी भी थोड़ा टाइट रह सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडिया में भी ये कंसर्न्स आ रहे हैं। ऐसा जेएस वर्मा साहब जो एमपीसी के मेंबर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, बहुत समय लगेगा इसको नीचे लाने में, इतना आसान नहीं है कि ये 4% या उसकी रेंज के नीचे आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा सर, मार्केट की ये चिंता जायज़ है क्या? जायज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय बाजार गिरते भी नहीं उतना, इतने बड़े बड़े कंसर्न दिख रहे हैं सामने लेकिन गिरते नहीं है, क्यों, ऐसा क्या है? देखिए, बाजार की जो सिचुएशन है ये है कि इंडियन पब्लिक ओवरबॉट है मार्केट में आज की तारीख में। काफी हद तक पीस पे उन्होंने एलिवेटेड पीस पे स्टॉक लिए हुए हैं। आप जानते हैं कि कई पीस 50, 60, 70, 80 तक भी गए थे। नेस्ले का पी एक जमाने में, अब कम होगा थोड़ा सा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि इतना ओवर इन्वेस्टेड इंडियन रिटेल मार्केट है आज इक्विटीज में कि अब उसको इंक्रीमेंटल डालने में झिझक हो रही है, और जब फिक्स इनकम में उनको रिटर्न ठीक लग रही है तो वहां पे डाल रहे हैं पैसा। बिकॉज आपने सही कहा, आपने आज डाला, कल आपने नुकसान उठाया। तो उसके बनस्पत देखते हुए इंडियन मार्केट हमेशा से आप देखेंगे फंडामेंटल पे कम,
डिमांड सप्लाई पे चलती ज्यादा कि अगर डिमांड एसआईपी की आती है, एचएनआईज की आती है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की आती है, एफपीआईज की आती है, वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी थी, हमारी मार्केट थी, फंडामेंटल थे बट उतना मैनेज नहीं करते, 50 60 70 का फंडामेंटल पी में तो कोई चारा ही नहीं है। तो उस माहौल को देखते हुए आज माहौल बदल गया है। बदल ये गया है कि लोगों को रियलाइजेशन आ रही है कि बहुत ही अभी भी मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, उनके स्टॉक जो है काफी एलिवेटेड पे खरीदे गए हैं, और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो है केपेक्स ड्रिवन पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है 5 साल 6 साल 7 साल, वो आया नहीं आया डिपेंडिंग ऑन केपेक्स आपने क्या किया। अगर आपने उड़ीसा के मिडिल में कहीं पे आपने एक रोड बना दिया तो उस केपेक्स का कोई मल्टीप्लायर नहीं मिलेगा। आप गुड़गांव में रोड बनाएंगे शायद मिल जाएगा, लेकिन आप वहां बनाएंगे उड़ीसा में या क्योंझार में या ट्राइबल एरियाज में, उसका मल्टीपल इकोनॉमी पे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। तो केपेक्स नाम तो 10 लाख करोड़ का है, पर उसके अंदर में अगर ये काफी सारा पैसा उस जगह जा रहा है जहां मल्टीप्लायर नहीं आएगा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। आई थिंक वो रियलाइजेशन थोड़ी इन्वेस्टर्स को आ रही है, और आज चाहे एफडी ले लीजिए, चाहे डिवेंचर ले लीजिए, बॉन्ड ले लीजिए, उसमें अच्छा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप क्यों इक्विटी खरीदेंगे? हम तो 6 महीने से बोलते आ रहे कि इक्विटी में रिटर्न लाना इस साल में बहुत मुश्किल है। आरबीआई ने बता दिया है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा और ग्रोथ भी 6% के आसपास होगी। तो 6% की ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर में आप 20% इक्विटी रिटर्न नहीं ले सकते हैं, और वो शायद अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन लोगों में आ रही है कि अब से इक्विटी रिटर्न निकालना 15 से 20% रिस्क एडजस्टेड बहुत मुश्किल हो गया है। तो ठीक है, एक कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप ओवर इन्वेस्टेड होते हैं और उसको पैरिटी करने में टाइम लगेगा। और म्यूचुअल फंड को भी ये थोड़ा सा डर ये है कि रिडम्पशन आएंगी, थोड़ी सी लोग यहां से निकाल के फिक्स इनकम में डालेंगे पैसा, उसलिए उनको भी थोड़ा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा पास में, तो उनके हाथ भी थम गए हैं। तो डिमांड सप्लाई की बात है, नॉर्मलाइज हो रही है, काफी हद तक नॉर्मलाइज हुई है, थोड़ा बहुत और फिर शुरू करेंगे, देखेंगे अपनी चढ़ाई। नहीं तो अजय सर, फिर क्या करेक्शन आप और इसमें देखते हैं? मैं एक सवाल ये आता है बाद में, हम लोग पिछले कितने महीने 6-8 महीने से ही देख रहे हैं कि जब भी करेक्शन आता लोग कहते हैं कि अब एक बार हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, वो रुक जाता वहीं पे। पता नहीं कौन सी शक्तियां उसको रोक लेती हैं, या इनहेरेंट इतनी स्ट्रेंथ है मार्केट में कि वो गिरने भी नहीं देते उसको। वो एक रेंज के अंदर, मतलब 1000 पॉइंट का रेंज मान लीजिए, उसके बीच में घूमता रहता है, दुनिया भर में तूफान आ गया लेकिन यहाँ नहीं गिरता। पूरा 22 का साल निकाल दिया उन्होंने, रादर उन्होंने 2-4% का गेन ही करके दे दिया। ये क्या पहेली है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए खरीदार के, अच्छा मैंने कहा ना आपको कि बाजार के अंदर में जब भी यहाँ पे पिछले 6 साल 7 साल के अंदर में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने करेक्शन पे खरीदा, आप अच्छा रिटर्न कमा के निकले। ये पहला साल है जो आप देख रहे हैं करेक्शन में खरीदे तो और करेक्शन में चले गए आप। तो चाहे आप अडानी ग्रुप का स्टॉक देख लीजिए, रुकने पे नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी के स्टॉक देख लीजिए, अब उसके अंदर में फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, और जो करेक्शन के बाद में अगर कोई खरीदार आ रहा है तो सप्लाई और इकट्ठी आती रही है। तो ये एक माहौल जो पहली बार बन रहा है इकोनॉमी के अंदर में कि करेक्शन पे सेल आ रही है, बल्कि जो भी थे मार्केट में वो निकल रहे हैं, ना कि परचेज आ रही है मार्केट में। तो ये जो पैराडाइम है इन्वेस्टमेंट का, काफी चेंज हो रहा है मार्केट में, क्योंकि पहली बार फिक्स इनकम में अच्छी रिटर्न आ रही है, जो ऑल्टरनेट है आपके पास में। जो आप लोग कहते थे टीवी पे टीना फैक्टर, आज वो टीना फैक्टर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि सेलिंग को ऑब्जॉर्ब करने के लिए उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, प्योर सेलिंग प्रेशर जहां पे ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रही मार्केट आज। और ये कब तक चलने की संभावना है सर? सॉरी, आपका आवाज ठीक नहीं था। कब तक चलने की संभावना है, ये मतलब ठीक कब होगा स्थिति? देखिए ठीक होने में, देखिए यूक्रेन की वॉर से एकदम मार्केट गिर गई, कल को यूक्रेन की वॉर में सीज फायर हो जाता है तो यही बाजार आपकी 5 से 10% तुरंत उछाल ले लेगी, ग्लोबल मार्केट उछाल ले लेगी। न कहां से इवेंट आता है बाजार उठाने के लिए या कहना मुश्किल है। जैसे गिराने का भी मुश्किल था, यूक्रेन आया, फिर अडानी स्टॉक का किस्सा हुआ, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये चीजें आएंगी यहाँ पे। वही अंदाजा है कि कल को इन्फ्लेशन एकदम से गिर जाता है यूएस के अंदर एक चीज है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन गिर जाता है दूसरी चीज है, यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाती है तीसरी चीज है, ऑयल का प्राइस नीचे और आ जाता है चौथा। तो कहां से ये ट्रिगर आएगा मार्केट में, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट एक ट्रिगर जरूर चाहिए मार्केट को रिवर्स करने के लिए, वरना ये मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी, जिसमें ना ज्यादा कुछ प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा, बट उसमें फिर इक्विटी इन्वेस्टर को मजा नहीं आएगा। मनीष डांगी सर, ये बॉन्ड मार्केट, पिछले हफ्ते एक बहुत दिलचस्प घटना हुई, आप भी सुनिए सर। यूएस मार्केट ने 2 रास्ते लिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी और मार्केट को कोई परवाह नहीं थी उसकी। ये 6-7 दिन खेल चला। लास्ट फ्राइडे को दोनों को समझ में आया कि अपने को साथ में चलने का है और उसके बाद यूएस मार्केट गिरा, ज़ोर से गिरा, 700-800 पॉइंट गिरा। तो बॉन्ड मार्केट की जो कहानी है मनीष जी, ये क्या कह रही है? ये
इसकी पिक्चर हमको किस तरह समझनी चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स को या जनरली सभी लोगों को, कि बॉन्ड मार्केट क्या इशारे कर रहा है? तो नीरज जी, जनरली बॉन्ड इक्विटी कोरिलेशन ऐसा होता है कि जब इक्विटी फॉल होता है तो बॉन्ड राइज होता है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट की वजह से 60-40 पोर्टफोलियोज या बैलेंस पोर्टफोलियोज का जन्म हुआ है पूरी दुनिया में। पिछले 40 सालों में ये मोटा मोटी पूरी दुनिया में यही पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन अच्छा किया है। 2022 के बाद में बॉन्ड की वजह से इक्विटी गिरा है, क्योंकि जो डिस्काउंट यील्ड है वो शार्पली जब ऊपर जाने लगी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन से, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स इक्विटी को प्यूक करना पड़ा, क्योंकि इक्विटी इफेक्टिवली इक्विटी है क्या, वही जो बॉन्ड रची रखा है ना। इक्विटी तो सिर्फ 3-4%, 5% मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम देगा बॉन्ड पे, और अगर रियल रेट और बॉन्ड यील्ड्स अगर ऊपर जाएंगी तो सारे कैश फ्लोज को आपको डिस्काउंट नीचे करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि बॉन्ड इक्विटी कोरिलेशन ब्रेक हुआ है पिछले 1.5 साल से। जो पिछले 40 साल तक चल रहा था वो इस 1.5 साल से नहीं चल रहा है, और वो कोरिलेशन का जो ब्रेकेज है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। एक छोटा सा एक सॉफ्ट पैच आया है पिछले 3-4 महीनों में, जिसमें ऐसा लगा था कि क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस में काफी तेजी से डिसेलरेट होने लगा, इंक्रीमेंटली 3 मंथ मूविंग एवरेजेस जो नंबर थे मंथ ऑन मंथ और 3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स एक्चुअली वो देखने लगे कि शायद इन्फ्लेशन यूएस में डिमांड की वीकनेस के चलते काफी नीचे से आ जाएगा। लेकिन अब यूएस में, जैसे मिहिर वगैरह ने भी बताया, कि यूएस में एक वापस से री थिंक हो रहा है कि शायद 1970 जैसा सेटअप जिसके अंदर इन्फ्लेशन बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस वापस से इजी हो गई है, और यूएस कंज्यूमर के पास में अभी भी बहुत सारा पुराना सेविंग्स बाकी है। हालांकि रन रेट बेसिस पे उनकी सेविंग ड्रॉडाउन हुई है, लेकिन पुरानी जो सेविंग्स है कोविड के वक्त की वो अभी भी बाकी है। तो उसकी वजह से वहां पे वापस से रीथिंक हुआ है, और वही वजह है कि शायद दोनों मार्केट जो है वापस से प्यूक कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा स्टेप बैक लेकर के देखें कि इंडियन मार्केट्स जो है उसमें ये मानना गलत होगा कि ये क्योंकि यूएस अब छोटा गिर रहा है उसकी वजह से इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछला 1.5-2 महीनों से या राधा 3 महीनों से इंडियन मार्केट की वीकनेस इनहेरेंट है, वो लोकल है। वो जैसा आपने बताया कि फ्लोज के बॉन्ड मार्केट से कॉम्पीट करने की वजह से, कम होने की वजह से है, और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि जो इक्विटी का रन रेट है, अर्निंग्स का मोमेंटम, वो रिलेटिव टू मार्केट एक्सपेक्टेशन जो 9-10 महीने पहले था वो धीरे धीरे डिसेलरेट हो रहा है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट भी अगर हम ठीक से देखें तो एक्स बीएफएसआई नंबर्स बहुत अच्छे आए नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर को ये डर होना चाहिए कि क्या हम प्री कोविड ट्रेजेक्टरी में वापस तो नहीं घुस रहे हैं, कि जिसमें 8-10-11% की ही रन रेट ऑफ इवन इफ एक्चुअली बैंकों का एनपीए नहीं बढ़े, उसके बाद में भी क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 10% की अर्निंग का ग्रोथ मोमेंटम आएगा। तो ऐसी स्थिति में 7.5% का बॉन्ड और 8-8.5% की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको 4%, 5% का रिस्क प्रीमियम नहीं मिलेगा। जो मैं पिछले 8-10-12 महीने से आपके शो पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो रिस्क प्रीमियम है वो हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में भी उस वक्त बहुत कम है। यूएस में वो चेंज होने लगा जो हमने दिसंबर-जनवरी में डिस्कशन किया, इसलिए यूएस एक एक्चुअली बेटर अपॉर्चुनिटी है। बट इंडिया के अंदर अभी भी रिस्क प्रीमियम इन भावों पे, इन पीस पे, इन प्राइस टू बुक रेशो पे और इस बॉन्ड यील्ड के सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पे अभी भी बहुत कम है। तो ये है नीरज जी मोटा मोटी बॉन्ड इक्विटी का सॉर्ट ऑफ स्टोरी। मनीष जी, इसको थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा। भारत में आप कह रहे हैं कि इनहेरेंट प्रॉब्लम से पिछले 1-2-3 महीनों में खेल बदला है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स जो आती हैं हमें, बहुत प्रिलिमिनरी डेटा आप उसको कह सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो मंथ आफ्टर मंथ आती रहती हैं। जैसे अभी अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि बहुत जगहों पे ग्रोथ दिख रही है। क्या ये ऊपरी स्तर पे केवल दिख रही है जिसकी चर्चा हम लोग कहते हैं ये के शेप है, या मार्केट अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है? ये बात आपकी सही है कि अर्निंग बहुत शानदार तो नहीं रही इस क्वार्टर की, वो तो दिख रही है कि अब थोड़ा थोड़ा आप डिसेलरेट करें। ये जो हमारे अंदर एक डाइकोटमी बन रही है, ये क्या है? तो नीरज जी, जो एक्चुअली पूरा कोविड का जो ग्रोथ मोमेंटम था वो जैसा आपने बताया कि एक के शेप रिकवरी जो लार्जली अर्बन, लार्जली टॉप क्वार्टाइल इनकम अर्नर्स का था, वो बहुत तेजी से, अगर उसको आप एनओएनजी इंपोर्ट में देखो, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट को अगर देखें, या फिर ऑटोमोबाइल सेल्स को देखें, टू व्हीलर सेल्स तो बहुत वीक पहले ही था, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे जो अर्बन लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो सॉफन हुए हैं ऑलरेडी। तो एक इसलिए आप देखोगे एक जनरल कंसेंसस जो बन गया था, जिसके अगेंस्ट में बहुत लिखा और बोला भी है कि नहीं, हिंदुस्तान अब 7-8% की ट्रैजेक्टरी में घुस गया आसानी से।
तो अब वापस से आप देखेंगे कि एक सॉफ्टली चारों तरफ एक माहौल ही बन रहा है कि शायद हम 5-6% की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5-6% का ग्रोथ और 5% 6% की इन्फ्लेशन में अब जब नॉमिनल जीडीपी 10-12% बनने वाला है, तो हम बहुत ऊपर बहुत मतलब मेहनत करके भी अर्निंग का ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं ला सकते, खास करके उस जगह पे जबकि मार्जिन ऑलरेडी रिलेटिवली ऑफ कोर्स काफी सॉफन हुए हैं, लेकिन रिलेटिव टू प्री कोविड ट्रेजेक्टरी बेहतर हैं। तो यहां से इंक्रीमेंटली सॉफ्ट नॉमिनल ग्रोथ कंडीशंस के अंदर एक्चुअली जो आपका अर्निंग्स का ग्रोथ मोमेंटम है शायद रिलेटिवली वीकन होगा स्ट्रेंथन होने के बजाय। तो मेरे ख्याल से ये जो इंडिया के इक्विटी का जो पिक्चर है सर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक छोटा सा सॉफ्ट ब्लो सा है एवरेज इन्वेस्टर को, जो बहुत एक रोमांटिक एटीट्यूड के साथ में 2020-21 में घुसा था कि वापस से हम न्यू रिजीम में घुस रहे हैं। जो आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होगी जिसके अगेंस्ट में हमने काफी बोला है कि 2003-7 नहीं है ये हालांकि बैंकों की कंडीशन ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट ग्रोथ का मोमेंटम है वो उस तेजी से वहां नहीं बढ़ेगा जितना 2003-7 में था। और बहुत सारा जो ग्रोथ का जो इनहेरेंट जो प्रॉफिट ग्रोथ था नीरज जी, वो एक्चुअली मार्जिन एक्सपांशन वन ऑफ रीजन से आया था, जो बहुत तेजी से अनवाइंड भी हो गया। तो उसकी वजह से आपको ये जो हमने रीसेट किया था पी प्रीमियम्स को रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट्स, यूएस और हमारे हिस्टोरिकल पी से, उसको हम वापस से अब अनफॉर्चुनेटली नीचे हमको रीसेट करना पड़ेगा। इसी वजह से देखिए यूएस में आप कितनी भी बात कर लें, यूएस 5-10% ऊपर है पिछले 1.5-2 महीनों में, जबकि हम 5-7% नीचे हैं। और फाइनल बात नीरज जी, जो मैं कई बार इस शो पे आपको बोला हूं कि आपको जब फाइनली रिटर्न देखना है तो आपको डॉलर से एडजस्ट करना पड़ेगा। 10-12% हमने डॉलर में भी नुकसान लिया है। तो आप S&P 500 को 3900 को सिर्फ 3900 नहीं मान सकते और हमारे को 17,500 नहीं मान सकते। आपको 17,500 पे 10% डिस्काउंट देकर के फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जानेंगे कि S&P 500, निफ्टी और नेस्डैक के अंदर इतना मैसिव डाइवर्जेंस नहीं है जो जिसके बारे में हम एक्चुअली काफी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं प्योरली बाय लुकिंग एट लोकल करेंसी आउटलुक। आजकल तो वैसे भी एडजस्टेड चीज देखने का फैशन है ना। एडजस्टेड एबिटा देखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट देखिए।